विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रश्नावली की श्रृंखला में आज हम भाग 10 के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ और उसका मैंने आज प्रश्न नंबर लिया है आपके लिए, प्रश्न नंबर 7। देखिए इस प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है, एक वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या बराबर है, यानी एक वृत्त है। यहाँ पर देखो मैंने एक वृत्त का चित्र बनाया। वृत्त, ये वृत्त का क्या है, केंद्र। वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्याओं के बराबर है। ये वृत्त की क्या ले ली, एक जीवा ले ली, और ये वृत्त की क्या ले ली, त्रिज्याएं। ठीक, ये और ये, यानी ये O है, ये A है, ये B है। वहाँ पर इसने क्या कहा कि किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसी वृत्त, ये वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O, इसकी जो जीवा, ये जो त्रिज्याएं हैं इसके क्या है, बराबर है। आगे देखो, इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। इसी जीवा द्वारा, देखो यहाँ पर ये नीचे वाला तो जो वृत्तखंड है ये तो है लघु वृत्तखंड। कौन सा है, लघु, यानी छोटा है। ये तो है लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा ये ठीक है, ये कौन सा वृत्तखंड है, ये है दीर्घ वृत्तखंड। जो हमने क्षेत्रफल वाली जो प्रश्नावली पढ़ी थी वहाँ पर लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में हमने वहाँ पर समझा था। तो आप इसको यहाँ से समझे, ये जीवा द्वारा जो छोटा वाला हिस्सा है इस वृत्त का, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और इस जीवा द्वारा जो ऊपर वाला जो पूरा का पूरा भाग है इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पर इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर, ये दीर्घ वृत्तखंड है, इसके किसी बिंदु पर, यहाँ से ले लिया हमने ये बिंदु, कौन सा लिया, ये वाला बिंदु, ये A, B, और इसको क्या ले लिया, C। तो इस कोण का मान इसने क्या किया, इसने पूछा है। तो देख लीजिए यहाँ पर बहुत इजी प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न की भाषा को समझ गए तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप हल कर लोगे। यहाँ पर इसने वापस बता रहा हूँ, ये क्या है, एक जीवा है। इस जीवा की जितनी लंबाई है उतनी इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या की लंबाई। अब वृत्त की त्रिज्या की लंबाई होते ही आप कह दोगे कि तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। जो तीनों भुजाएं बराबर होती है वह त्रिभुज कौन सा होता है, आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर देखिए हल में लिखते हैं। तो देखिए हल में यहाँ O केंद्र का वृत्त जिसमें प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है, ये जो त्रिज्याएं हैं जीवा के बराबर है। तो यहाँ पर लिखा मैंने OA बराबर OB बराबर AB, ठीक है। OA बराबर O से लेकर A, O से लेकर B और A से लेकर B, ये जो तीनों भुजाएं हैं ये क्या है, बराबर है। अब जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, प्रश्नानुसार ये तीनों बराबर है, तो त्रिभुज ABO एक समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज होगा। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज की आपको पता है तीनों भुजाएं बराबर होती है और भुजाओं के साथ साथ उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABO में कोण A बराबर भी 60 डिग्री, कोण B बराबर भी 60 डिग्री, और कोण O बराबर भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये हम किससे, ये समबाहु त्रिभुज का जो गुणधर्म है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, उसके अनुसार हमने यहाँ पर कह दिया तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमें A और B वाले कोण से तो कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए किसका, केंद्र का। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। अब उसने पूछा है किस पर, उसने पूछा है दीर्घ वृत्तखंड पर जो कोई कोण बन रहा है इस जीवा द्वारा, तो उसका आपको मान निकालना है, यानी कोण किसका मान निकालना, C का। अब आप इसको भूल जाएं 2 मिनट के लिए, ये हम भूल गए। अब आपको पता है किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये 60 डिग्री का तो कितने का होगा, आप कह दोगे 30 डिग्री का होगा, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी वृत्त के
चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है, कोण का दुगना होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर कोण AOB और दूसरा कोण क्या है, कोण ACB। यह है कोण ACB। अब दोनों को बराबर करना है तो इसको 2 से गुणा करेंगे जब भी तो बराबर होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये डबल है, ये क्या होगा, आधा होगा। AOB का मान आप निकाल चुके 60 डिग्री, 2 इंटू कोण ACB। ठीक, अब 2 चलेगा बटे में तो 60/2 बराबर कोण ACB। ये कट गया कितनी बार, 30 बार, तो आ गया कोण ACB बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। यही क्या है, इसका आंसर है। अब देखिए लीजिए यहाँ पर इसने पूछा है दीर्घ वृत्तखंड पर। अब दीर्घ वृत्तखंड पर पूछा है, अगर ये लघु वृत्तखंड पर अगर पूछ लेता तो हमारा उत्तर क्या बनता। आप ध्यान से देखें, ये क्या है, ये तो ऊपर वाला तो कौन सा भाग हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और वो कह देता नहीं लघु वृत्तखंड पर कोई कोण बन रहा है, ये लघु वृत्तखंड पर कोण आ गया, जैसे सी तो इसको क्या ले लिया हमने, डी ले लिया। ठीक है, अब आपको इसका निकालना, वही नियम तो वही लगेगा, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 360 के। तो ये 60 का तो ये कितने का होगा, 300 डिग्री का होगा। ये डबल होता तो ये क्या होगा, इसका बोलिए आधा होगा, तो ये कितने डिग्री का होगा, 150 का। अगर ये पूछे तो आप इसको बताना है, और यही प्रश्न है तो आपका आंसर यहाँ पर ही फिनिश होता है। लेकिन आपको आना चाहिए, एक बिंदु के चारों तरफ बने कोण कितने होते हैं, 360 का, तो ये 60 का, तो ये कितने हो जाएगा, 300 का। ये डबल होता है किस पर, परिधि पर बने कोण का, तो 300 का, तो कितने का होगा, 150 डिग्री का होगा। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से समझा। ये एक्स्ट्रा समझा हमने 300 और 150 वाला, क्योंकि ये पूछ नहीं रहा है। ठीक है, और लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न परीक्षा में पूछ ले। अभी तो दीर्घ की बात की है, वो लघु की बात कर ले, तो आप इस तरीके से आप इसको बड़े आसानी से यहाँ पर सरल करोगे, ऐसा मेरा मानना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर में जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है उसमें आपको चित्र मिलेगा। ये चित्र वाले सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। विशेष 3 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रेडीमेड चित्र मिलेगा। यहाँ पर कोण ADC बराबर कितना, 130 डिग्री का है, और जीवा BC बराबर BE। ये जीवा BC और BE क्या है, बराबर माप की है, ये दोनों बराबर है। ठीक, अब देखिए कोण क्या पूछा उसने, कोण CBE ज्ञात कीजिए। CBE ये वाला कोण पूछा उसने। ठीक, ये वाला कोण पूछा है डियर स्टूडेंट। अब ध्यान देना, इधर बड़े आसानी से इसको समझना। थोड़ा सा मैं आपको एडवांस समझा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रमेय का हम इसमें उपयोग कर रहे हैं वो प्रमेय एक्चुअल में कल आपको समझाई जाएगी। इससे जस्ट अगले वाली प्रश्नावली पे आपको पता है कि जैसे कोई व्रत है, इस व्रत पर ये कोई चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज इसके अंदर बना हुआ है, तो इसके शीर्ष क्या है, व्रत की परिधि पर स्थित है। इस चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसकी विशेषता ये होती है कि इसके अभिमुख कोण क्या होते हैं, संपूरक। संपूरक का मतलब 180 डिग्री। ये दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी जो ये सम्मुख कोण होते हैं, इन सम्मुख कोणों का जो युग्म है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो आपको चित्र दे रखा है, इस चित्र के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो कोण दे रखा है, ये हल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, हल में आप समझे, आप हल में दे रखा है कोण ADC इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक, पहली बात तो ये दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा, एवं BC बराबर BE क्या है, ये जीवाएं हैं।
बराबर है ये। बराबर होते ही इसका भी रिजल्ट हम निकालेंगे अभी, आप समझना इसको बहुत आसानी से। अब देखिए इसमें क्या करता हूँ मैं, इस लाइन को हटा दी मैंने और यहाँ से भी इसको मैंने हटा दिया। ठीक, हटाते ही ये कौन सा चतुर्भुज बन गया प्यारे विद्यार्थियों? आप कहोगे सर ये जो चतुर्भुज बना ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखो चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। कौन सा चतुर्भुज होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। और हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, अभी भी जो मैंने उधर जो इस चित्र के नीचे बता रखा है कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, ऐसे लिख लो, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। या अगर ये भाषा नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं, यानी दोनों का जोड़ 180 डिग्री हुआ। अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कोण कौन सा? कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। देखो इसके सम्मुख कोण यही तो हुआ, तो आप कहोगे सर इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर? 180 के बराबर। डी का मान आपको दे रखा है 130 डिग्री प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 130 को आप क्या कर दो? पक्षांतरण कर दो, तो कोण बी बराबर 180 माइनस 130। तो यहाँ पर आ गया कोण बी बराबर 180 में से 130 गया तो कितना डिग्री बचा? 50। आपने किसका मान निकाला है? ये बी, इतना सा मान निकला है अभी, ये 50 डिग्री। अब इस चित्र को वापस मैं पूरा कर रहा हूँ। अब इसको मैंने हटा दिया, देखो यहाँ से, अब इससे हमारा काम निकल गया। अब हम त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इस त्रिभुज की। आपको पता है ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब दोनों भुजाएं बराबर है तो आप कहेंगे कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? तो आप कह दोगे कि सर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा प्यारे विद्यार्थियों? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं? दो कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। जब ये 50 डिग्री का तो ये भी कितने डिग्री का होगा? आप कहोगे सर ये भी अगर हमने 50 डिग्री का निकाला है तो ये जो कोण होगा ये भी कितने डिग्री का कोण होगा? 50 डिग्री का होगा। और 50 और 50 मिलकर कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर ये 100 का हो गया, यानी कोण CBE। अतः त्रिभुज ECB में, त्रिभुज ECB में, इस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं कौन से कोण की बात कर रहे हैं? बी वाले की। तो कोण CBE बराबर, इसका CBE का मान निकालेंगे तो ये आ गया कोण CB और यहाँ पर ये है CBA प्लस ABE, कोण ABE। ठीक है, तो कोण CB और E बराबर, अब इन दोनों का आपको पता है, आपने अभी अभी निकाला है प्यारे विद्यार्थियों। क्या निकाला है? ये 50 का है, तो ये भी कितने का होगा? आप कहोगे सर 50 का ही होगा, क्योंकि ये बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान होंगे किस किस के? आप कहोगे सर जो आपके जो कोण दे रखे हैं, कौन कौन से कोण दे रखे हैं? यहाँ पर दे रखे हैं CB, चाहो तो आप A तक ले लो, चाहो यहाँ पर O और है तो आप O तक भी ले सकते हो, इसको O भी ले सकते हो। A की जगह क्या ले लें? O। यहाँ पर क्या ले लें? O। तो देखो CBO, या आपने यहाँ पर B का निकाल रखा 50, तो यहाँ पर CBO यानी CBO कितने डिग्री का? 50 का। और ये भी कितना का हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। तो 50 और 50 कितना हो गया? 100 हो गया। तो आपको जो मान उसने पूछा है वो मान हमने यहाँ पर बता दिया बिल्कुल आसानी से। ये 50-50 क्यों किया? क्योंकि ये ऊपर 50 का तो ये नीचे भी क्या होगा? 50 होगा, क्योंकि ये जीवाएँ हैं, बराबर माप की जीवाएँ हैं। इस बात का हमको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। क्यों है? आपने देखो यहाँ पर ये बराबर क्यों कहा? इसलिए कहा कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जब हम क्या करेंगे,
जब हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा क्या कर लेगा, ये ढक लेगा। कौन कौन सा, ये BCO और दूसरा कौन सा BOE, ये दोनों त्रिभुज। तभी तो हमने कह दिया कि ये 50 का, तो ये भी कितने का होगा, 50 का होगा। तो ये 50-50 का लिखा है, यहाँ पर कारण लिख सकते हैं कि ट्राइंगल CBO सर्वांग सम है ट्राइंगल BOE के, लिख सकते हैं। यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो भी अंक नहीं कटेंगे। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को यहाँ पर बड़े आसानी से समझा। उपयोग हमने चक्रीय चतुर्भुज वाली जो थ्योरम है उसका किया प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज वाली जो थ्योरम है वो कल आएगी, लेकिन आप समझ आज ही गए कि ये सम्मुख कोण है इनका, ये दोनों सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक नहीं समझकर हम ऐसे समझ लें कि इन दोनों का कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। आपको आकृति दे रखी है इस प्रश्न में, और आकृति में क्या कहा है, देखो आप आकृति देखें यहाँ पर, आप इसको 2 मिनट के लिए आप भूल जाएं इस लाइन को, ठीक। अब आप कहोगे सर ये AB क्या है, चाप है। चाप द्वारा कहाँ पर कोण बन रहा है, केंद्र पर, और इसी चाप द्वारा कहाँ पर कोण बन रहा है, परिधि पर। तो इसका क्या होगा, ये कोण क्या होगा, दुगना होगा। तो 40 का क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब वापस बना देते हैं। ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं हैं तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इस कोण का मान उसने पूछा है। ये 80 का, तो ये कितने का होगा, 100 के होंगे दोनों, और दोनों कोण क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो कितने डिग्री के होंगे, 50-50 के। हमने बात तो यहाँ पर पूरी कर ली, लेकिन आपको परीक्षा में तो पूरा समझा के यहाँ पर हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम जानते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अब देखिए यहाँ पर ACB कहाँ पर बना हुआ है, ये परिधि पर बना हुआ है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ AB क्या है, चाप। AB चाप से केंद्र पर बना कोण क्या है, ये आ गया AOB, कोण AOB, तथा परिधि पर बना कोण क्या होगा, ACB, कोण ACB है, ठीक। अब आपने यहाँ पर प्रमेय लिखी दी, ये दोनों लाइनें, तो ये 40 का तो कितने का होगा, 80 का होगा। तो यहाँ पर लिखा कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। तो कोण AOB बराबर 2 इंटू ACB का मान कितना है, 40 है ACB का, तो ये 40 लिखो। देन कोण AOB इज इक्वल टू, गुणा कर दें दोनों को, तो कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसका मान कितना निकाल लिया, 80 डिग्री निकाल लिया। इसका पूछा उसने A वाले का। अब हम जानते हैं, क्या जानते हो, कि त्रिभुज ABO एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, बराबर। नाम से ही पता लग रहा है, आप हिंदी भी पढ़ते हो, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, तो उसके जो कोण हैं दोनों वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण A और कोण B भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः आपको पता है ये तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अतः त्रिभुज ABO में, लो भाई बात करते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 180। कोण A और कोण B क्या है, बराबर बराबर है।
तो कोण ए प्लस बी की जगह भी मैंने कोण ए रख दिया प्लस ओ का मान कितना है 80 है बराबर 180। 80 का मैंने पक्षांतरण किया। ए कितना ए हो गया 2a प्लस तो रहेगा ही नहीं क्योंकि पक्षांतरण हो रहा है इधर। ये आ गया 180 माइनस 80 तो आप गया 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। देन a इज इक्वल टू 100/2 देन a इज इक्वल टू 50 डिग्री यानी 50 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 50 डिग्री। तो ये a की वैल्यू भी कितने आई 50 और ये जो b एंगल है इसकी वैल्यू भी कितनी आई 50। तो चाहे वो a वाला पूछे चाहे b वाला पूछे चाहे वो o पूछे चाहे c पूछे कोई सा भी प्रश्न वो पूछे आप बड़े आसानी से यहाँ पर बिल्कुल जवाब आप दे पाओगे, मेरा ऐसा मानना है। तो हमने इस प्रश्न को बड़े आसानी से हल किया। देख लीजिए यहाँ पर वही प्रमेय का पालन हो रहा है, वही जो मैंने आपको प्रमेय बताई थी सेकंड भाग में। और आप समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन तो कक्षा 6 से ही जानते हो। बस इन दोनों का प्रयोग किया और आसानी से सवाल 1 मिनट में हुआ और आप देखते ही पता लगा दोगे कि 40 तो 80 है, 80 तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों का जोड़ 100 के बराबर होगा तो 50-50 होगा। इस तरीके से हम इस प्रश्न को बड़े आसानी से यहाँ पर हल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब चलते हैं इसका अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न में बात करते हैं हम। प्रश्न में कहा आपको एक चित्र दिया रेडीमेड, ठीक है। आकृति AOB वृत्त का व्यास है। ये AOB इस वृत्त का क्या है व्यास है। व्यास होते आप समझ गए कि इस वृत्त को ये व्यास 2 भागों में बांटता है, तो इसको हमने क्या कर दिया ऐसे साफ कर दिया क्योंकि इससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है, ये मान के चले आप। अब ये क्या रह गया अर्धवृत्त रह गया। एक आपको थोड़ा सा यहाँ पर रचना के रूप में हमको काम करना है कि ये ए को किससे मिला देना है ई से, ए को किससे मिला देना है ई से मिला देना है। तो देखिए आगे देखें CD और E अर्धवृत्त पर स्थित 3 बिंदु है। ये आधे वृत्त पर स्थित कितने बिंदु है 3 है, B है, D है और E है, ठीक। आपको मान किसका निकालना है कोण ACD प्लस कोण BED का मान आपको क्या करना ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हल में जो काम हमने सबसे पहले किया है उसको लिखते हैं। यहाँ पर A को E से मिलाया, क्या कर दिया A को E से मिलाया। अब देखते हैं आगे की कहानी। यहाँ वृत्त में AOB व्यास है, क्या है व्यास है, तथा O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का क्या है केंद्र है। हमने ये पूरा वृत्त था हमने इसको मिटा दिया नीचे से, ये मान के चलें। अब मिटाने के बाद में देखिए अब यहाँ पर हमने ACD और E आप इसी पर नज़र रखें इस वाले आकृति पर। तो आप कहेंगे सर ये चारों बिंदु कहाँ पर स्थित है वृत्त की परिधि पर स्थित है। और वृत्त की परिधि पर अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष स्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ ACDE एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं। तो कोण C और कोण E क्या होंगे दोनों का जोड़ कितना होगा 180 का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं कोण ACD प्लस कोण AED बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। आपने चक्रीय चतुर्भुज वाली कंडीशन आपने ली और यहाँ पर लिख दिया ACD प्लस AED। आपने AED का मान निकाल लिया, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 का होगा। कहाँ से होगा ये चक्रीय चतुर्भुज के गुणधर्म से। चक्रीय चतुर्भुज के गुणधर्म से, या प्रमेय भी लिख सकते हैं। ये प्रमेय कल आपको मैं आने वाले भाग में समझाऊंगा। चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण क्या होते हैं समपूरक होते हैं। आपने पहली बात लिखी। अब ऊपर वाला मामला भूल जाओ आप, तो ये नीचे नीचे देखो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है समकोण होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर ये वाला कोण AEB क्या होता है 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण
ई बी बराबर कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। समीकरण नंबर 2। क्यों, यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, समकोण होता है। समकोण का अर्थ तो समझ रहे हो ना, कितने डिग्री का होता है, 90 का। समझ गए, मैंने लिख भी दिया नीचे, आप समझ लें इसको। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो लो भाई, समीकरण 1 यहाँ पर लिखते हैं पहले, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो तो यहाँ पर देखो कोण ACD प्लस कोण AED, और नीचे वाला जुड़ जाएगा कोण AEB बराबर, इधर देखो 180 प्लस 90। अब देखिए ACD कोण ACD मिल गया हमको, ये ACD मिल गया। अब क्या चाहिए, BED। अब इन दोनों कोणों को जोड़ के देखो, AED ये इतना सा हो गया। दूसरा क्या है, AEB AE, और क्या है ये आ गया AEB। एक तो कोण ही हो गया AEB, और एक कोण क्या हो गया AED, ये D वाला हो गया। तो ये दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, DEB। क्या लिख सकते हैं, DEB। वापस समझे इसको, ये एक कोण तो है AEB, एक कोण है AED। अब इन दोनों को कमांड रूप में क्या लिख सकता हूं मैं, कोण BED भी लिख सकते हैं या DEB लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दो आप दोनों में से, लेकिन हमें BED के रूप में चाहिए। तो इन दोनों का टोटल क्या लिखें हम, आप लिखोगे BED, तो ये लिख दिया प्लस कोण BED बराबर, दोनों को जोड़ो 270 डिग्री। आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि कितना आया, 270 ही आया डियर स्टूडेंट। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली के आज हमने 4 प्रश्न किए, और चारों प्रश्न हमने यहाँ पर इस प्रश्नावली के पूर्ण किए। प्रश्न बहुत छोटे हैं, बहुत सरल प्रश्न है इस प्रश्नावली के। प्रश्नावली 12.3 के बहुत ईजी प्रश्न है, और ये मान के चलना परीक्षा में पक्के बिल्कुल चित्र वाले सवाल, चाहे वो 12.1 हो, चाहे 12.2 हो, चाहे 12.3 हो, चाहे 12.4 हो, जहाँ पर आपको चित्र रेडीमेड मिलता है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न सन 2019 में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। अब देखिए इसमें था क्या, कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी प्रमेय का उपयोग हो रहा है, चक्रीय चतुर्भुज का उपयोग हो रहा है, आपका अर्धवृत्त पर बने कोण का उपयोग हो रहा है। अब दोनों प्रमेय आपको याद है, चक्रीय चतुर्भुज की कल आएगी और अर्धवृत्त की मैंने मेरे पहले दूसरे भाग के अंदर मैंने आपको वहाँ पर समझाई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल निरंतर आप पढ़ते रहें, बिल्कुल निरंतर आप अभ्यास करते रहें और अपने समय का सदुपयोग करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नए भाग के साथ 11वें भाग के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।